वही कैसे हो सब, आ जाओ फिर से अपन स्टार्ट करते हैं। वही मॉलिक्यूलर वाला पार्ट चल रहा था। मतलब पहले अपन ने वो जो पॉडकास्ट होता है जिसमें आप लोग मेरी बात सुन रहे थे पहली बार, तो अपन ने कुछ छोटी मोटी टाइप की बातें करी थी न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। अब अपन थोड़ा और एनसीईआरटी के आगे चलें तो एनसीईआरटी अब क्या कहती है ना कि भाई साहब जेनेटिक मटेरियल आया कैसे। अच्छा मतलब अपन अब एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल आया कैसे। अच्छा अब भाई साहब जेनेटिक मटेरियल होता क्या है सर, इसके पास होती है इन्फॉर्मेशन। अच्छा और ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा और पास करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। और अगर कोई जेनेटिक मटेरियल अच्छा है तो ये प्रॉपर्टीज जो है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की और पास करने की वो अच्छी होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, आपके किसी ऐसे दोस्त के जैसे नहीं होनी चाहिए जो चीज़ों को लीक कर देता है। अच्छा आप समझ रहे हैं मैं किसी बात कर रहा हूँ। अब होता है क्या है ना, आपके पास पहले साइंटिस्ट जो थे वो बहुत समझदार थे जिनका नाम था मेंडल, बिकॉज ही वॉज नॉट अ गर्ल यू नो। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना। अब मेंडल थे और दूसरे साइंटिस्ट थे न्यूक्लियन। अच्छा मेंडल और न्यूक्लियन ने डिस्कवर मतलब साइमल्टेनियसली इन लोगों ये लोग खोज कर रहे थे। अब इन्होंने बताया कि भाई साहब जो क्रोमोजोम होता है, हाँ सर होता है, क्रोमोजोम पे होती हैं जीन्स। सर अभी तो बोला था डीएनए पे जीन्स होती हैं। अबे कबूतर, डीएनए जब कंडेंस हुआ तो बना क्रोमेटिन। हाँ सर, हाईली कंडेंस हुआ तो बना क्रोमोसोम। अगर डीएनए पे जीन है तो क्या क्रोमोसोम पे जीन्स नहीं होंगी। सर बात तो कह रहे हो सही, होनी तो चाहिए। हाँ तो बस होंगी। अब अपन लोगों को इसमें बात क्या करना है। हाँ सर अपन किस पे थे, एक्सपेरिमेंट्स पे। तो 3 एक्सपेरिमेंट अपन को बेसिकली पढ़ना है जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं। अच्छा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्ट। क्या नाम था, फ्रेडरिक ग्रिफ्ट। ये 1928 में आए, जब अपन नहीं थे। हाँ अपन नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। ये 1928 में आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, कह दिया कि भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मूवी है वैसे उन्होंने बोला कि भाई साहब कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ जिसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, सुनना है, सबर करो बेटा। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस का बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। जो कि आप याद रखिएगा कोकस वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। इसमें 2 स्ट्रेन्स होती हैं, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन, आर सेकेंड और एस थर्ड। आर स्ट्रेन को अपन रफ स्ट्रेन कहते हैं, एस स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं। जो रफ स्ट्रेन होती है नॉन वायलेंट होती है, मतलब ये पैथोजेनिक नहीं है, डिसीज कॉज नहीं कराती। लेकिन जो एस स्ट्रेन होती है ये वायलेंट होती है, पैथोजेनिक होती है, मतलब ये डिसीज करा सकती है। क्यों होती है सर पैथोजेनिक, अरे इसमें ऐसा कहा जाता है एनसीईआरटी में कि जो स्मूथ स्ट्रेन होती है, हाँ एस स्ट्रेन जो होती है, इसके स्ट्रक्चर के बाहर म्यूकस की कोटिंग मिलती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। अच्छा तो इन्होंने किया क्या सर, इन्होंने पता जी फ्री बैठे थे बेचारे, तो ये चुईया पकड़ के ले आए। अच्छा मतलब चुईया जो भी लेके आए हो, ये चुईया पकड़ के ले आए। इन्होंने किया क्या, जब इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया माइस में। अच्छा लाइव आर स्ट्रेन, ये आर स्ट्रेन अपन ने मिला किससे चीकू, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले बैक्टीरिया से। और आपने ह्यूमन हेल्थ में पढ़ा होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्यों कोस कराता है, सर्बो कुछ तो कराता है सर। अरे मतलब जुकाम कोस कराता है, अरे कौवे इन्फ्लुएंजा, ओहो इन्फ्लुएंजा, अबे कबूतर निमोनिया कोस कराता है। क्या कोस कराता है, निमोनिया। तो अगर किसी को निमोनिया है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया आया होगा सर, जेई वाला। अबे कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसमें 2 स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। जब इन्होंने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया ना माइस में तो माइस जिंदा था। अच्छा अब ये यार तुम समझ रहे हो, ये लोग ये सोचने लगे कि मैंने आर स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया। इन्हें आर स्ट्रेन भी छोड़ो, इन्होंने सोचा कि मैंने निमोनिया वाला बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगाया, फिर भी इसको निमोनिया नहीं हुआ। किसको, चुईया को। आप समझ रहे हो, चुईया भाई साहब चूहा। आप ये चीजें रियल लाइफ में भी होती हैं। नॉर्मली लड़के ज़्यादा बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू लड़कियां, क्योंकि आप समझिए बॉडी उन लोगों की टॉक्सिक है, उसमें वो टॉक्सिक चीज़ काम कर ही नहीं पाती। और लड़के बेचारे कितने सीधे होते हैं यार। तो अगर अपने आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया उन्होंने माइस में तो माइस बेचारा जिंदा था। अच्छा तो उन्होंने बोला कि आर स्ट्रेन जो है वो पैथोजेनिक नहीं होता है। अच्छा फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में बेचारे चूहे को ले आए हाउ, और एस स्ट्रेन उसके अंदर डाल दिया तो माइस बेचारा मर गया। बताओ, भला इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में एस्ट्रेन डाला और वो चूहा मर गया बेचारा। बताओ फिर इन्होंने एक और चीज करी, हीट के एस्ट्रेन को लिया, हीट के एस्ट्रेन लिया और इंजेक्ट किया माइस में तो माइस नहीं मरा। अच्छा मतलब चुईया नहीं मरी। जैसे ही इन्होंने एस्ट्रेन को हीट किल कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो मैनिपुलेट हो गई होंगी। हाँ जैसे उसने आपको मैनिपुलेट किया था। तो अगर हीट के एस्ट्रेन इन्होंने किया तो इसको इंजेक्ट किया माइस में तो माइस बेचारा जिंदा था। और जब हीट के एस्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ डाला इंजेक्शन के फॉर्म में तो बेचारा जो माइस था वो मर गया। अच्छा अब इन्होंने बोला क्या कि मैं वो साइंटिस्ट हूं जिसने मैं बताया कि जो एस स्ट्रेन है जो मैंने हीट किल्ड डाला है उसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा
इनकी जो लाइन थी वो इन्होंने ऐसा कहा था कि समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड ए स्ट्रेन एंटर इनटू आवर स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए स्ट्रेन। अच्छा, मतलब फिजिकल फॉर्म में इन्होंने बोला कि भाई साहब जो आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो गई एस स्ट्रेन में। अच्छा, मतलब उनकी बात मानी गई लेकिन उतना कुछ नहीं। फिर ग्रिफिथ ने कंक्लूड कर दिया कि भैया इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल और इसका केमिकल नेचर अभी अननोन है ग्रिफिथ के हिसाब से। ग्रिफिथ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो केमिकल नेचर है ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल का वो कैसा होता है, अननोन। ये सवाल है बार बार, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने लेकिन एक और चीज बताई थी कि ये जो इन्होंने जो एक और चीज बता दी थी ना, वो बता दी थी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो अपन डीएनए को हीट करेंगे तो बेस पेयर, मतलब बेस पेयर्स कह रहा हूँ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो टूट जाएंगे, फिर जैसी नॉर्मल टेम्परेचर आएगा वो वापस से जुड़ सकते हैं। तो इन्होंने थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में इनडायरेक्टली बता दिया था, इनको भी नहीं पता था। फिर दूसरे साइंटिस्ट जो है ना, वो 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। इन्होंने सेम चीजें यूज करी जैसे आपके जो कौन साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में यूज किया था। आ गए एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। 1933 से 1944 10 साल इन्होंने घनी तपस्या करी, एक्सपेरिमेंट करे। इन्होंने कुछ नहीं बोला कि उन्होंने, मतलब वही एक्सपेरिमेंट पूरा डिट्टो सेम रखा, बस इन्होंने यहाँ पे एंजाइम का यूज कर दिया, आरएनएस, प्रोटीएज और डीएनएस। अच्छा, ये 3 एंजाइम का यूज किया और इन्होंने देखा कि कैसी कैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, मतलब सर हम समझे नहीं। अरे 3 टेस्ट ट्यूब लिंक कहो, हाँ सर 3 टेस्ट ट्यूब लिंक, उसमें जो बेचारे चूहा और चैया जो मर गए थे उनसे उनका ब्लड निकाला, हाउ सर। और उसमें मतलब टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद अपन ने डिफरेंट तरीके की एंजाइम्स इसमें इंसर्ट करी। अगर मैंने आरएनएस डाली तो क्या आरएनए बचेगा या खत्म हो जाएगा? सर खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर मैंने प्रोटीएज डाला तो क्या प्रोटीन बचेगा या खत्म हो जाएगा? सर खत्म हो जाएगा। अगर मैंने डीएनएस डाला तो डीएनए बचेगा क्या? नहीं सर, ऑब्वियसली बात है, खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने किया कुछ नहीं, 3 टेस्ट ट्यूब ली, हाउ सर 3 टेस्ट ट्यूब ले लो, एक्सपेरिमेंट कराया। तो पहली टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, मतलब वो पूरा आपके पास मिक्सचर है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सब कुछ है बायोमोलिक्यूल्स में, मतलब वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने आरएनएस और डीएनएस डाली, तो बचा कौन? प्रोटीन। अब प्रोटीन को जब इन्होंने मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ और उसमें फिर से चुहिया के अंदर इंजेक्शन के फॉर्म में डाला आर स्ट्रेन को, किसके साथ मिक्स करके? प्रोटीन के साथ। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब चुहिया नहीं मरी। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया भाई साहब, इन्होंने यही सेम एक्सपेरिमेंट था। हाँ, अब इन्होंने एंजाइम बदल दी और डाल दिया डीएनएज और प्रोटीएज। कौन से डाल दिए? डीएनएज और प्रोटीएज। तो बचा कौन होगा? आरएनए। हाँ सर, आरएनए बचा होगा। आरएनए को मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ, तब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर लास्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? आरएनए और प्रोटीएज का यूज किया। हाँ सर, अब बचा कौन? डीएनए। डीएनए को मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ, और जब इन्होंने इसको चुहिया के अंदर डाला तो एस ट्रेन क्या हो गई आपके, मतलब एस ट्रेन की कॉलोनी ऑब्वियसली बात है बन गई होंगी। हाँ सर, वो बन गई होंगी क्योंकि डीएनए जा रहा है एस ट्रेन का, और आर ट्रेन का क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चुहिया मर जाएगी। अच्छा, अब इन्होंने कह दिया ये चीज, लेकिन उस समय साइंटिस्टों ने ये चीज मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? क्योंकि उस समय बायोमोलिक्यूल की भी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी, और बायोमोलिक्यूल में आप जानते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी कौन होता है? प्रोटीन। तो उस समय के साइंटिस्ट बेचारे सोच रहे थे कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी कौन होता है? प्रोटीन। तो इनकी बेचारों की बात नहीं मानी गई। फिर आए तीसरे एक्सपेरिमेंट, जिसमें दो साइंटिस्ट थे, एक था एल्फ्रेड हर्शी और दूसरी थी मार्था चेस। मतलब हर्शी थी, वो चेस को, मतलब चेस जो हर्शी, एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस 1952 में आए। इन्होंने निष्पक्ष, नो डाउट, एनसीईआरटी इसको कहती है अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब बिना संकोच के कह दिया कि भाई साहब जो डीएनए होता है वो ही जेनेटिक मटेरियल होता है, वो ही किसी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल है और उसी का इन्फेक्शन हो रहा है इन एक्सपेरिमेंट में। अब बात आई, इसको प्रूफ कैसे करोगे? अच्छा, प्रूफ कैसे करोगे? तो आपके पास एक वायरस होता है जिसे अपन प्यार से कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अच्छा हो, और बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो किसी बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। अच्छा, तो बैक्टीरियोफेज जब इन्होंने यूज किया, अब इन्होंने किया क्या? बैक्टीरियोफेज को 2 टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया। सर बार बार टेस्ट ट्यूब आ रहा, अरे तुम सुनो तो सही। उन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब ली, बैक्टीरियोफेज की दिल से ग्रोथ कराई। पहले में मीडियम रखा रेडियो एक्टिव सल्फर 35। अच्छा, नॉर्मली सल्फर का आप लोग जानते होंगे 32 होता है मास। हाँ सर, होता है सर। इस अपन ने क्या ले लिया? सल्फर 35, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव की खास बात क्या होती है? ये अलग चमकते हैं, आप समझ रहे हैं, ये अलग से चमकेंगे बिना फेशियल के। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें, इन्होंने दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया रेडियो एक्टिव फोस्फोरस, और फोस्फोरस नॉर्मली 31 होता है, इन्होंने फोस्फोरस 32 लिया। अब तुम थोड़ा और बुद्धि का यूज करो और पहले लेक्चर पे जाओ।
तुम पहले लेक्चर पे जाओगे तो अपन ने बात करी थी कुछ न्यूक्लियोटाइड की। हाँ सर करी थी। न्यूक्लियोटाइड में आपके पास होता है नाइट्रोजन बेस, बिल्कुल, पेंटोस शुगर और लास्ट में फॉस्फेट। तो डीएनए में आपके पास कौन मिलेगा, सल्फर या फॉस्फोरस? सर फॉस्फोरस मिलेगा क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस होता है। और अगर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुराने एक्सपेरिमेंट में, पुराने मतलब जे एवरी मैकलेड और मैकार्टी वाले एक्सपेरिमेंट में वो साइंटिस्ट क्या कह रहे थे उस समय के कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है, प्रोटीन। तो इन्होंने देखो बात होगा क्या कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो कुछ होते हैं सल्फर कंटेनिंग, जैसे आपने सुना सिस्टीन और मेथियोनिन। तो इन्होंने दो टेस्ट ट्यूब ली, हाउ सल्फर, एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रखा, फॉस्फोरस 32, एक में सल्फर 35 रखा, और किसकी ग्रोथ कराने लगे, बैक्टीरियोफेज की। किसकी ग्रोथ कराने लगे चीकू, बैक्टीरियोफेज की। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको प्यार से कहते हैं ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, ब्लेंडिंग। अरे ब्लेंडिंग कुछ नहीं, पहली चीज आप लोग कराओगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियोफेज का अटैक कराओगे एक बैक्टीरिया पे, हाउ। और बैक्टीरिया नॉर्मली किसका यूज करना है, पूरी मॉलिक्यूलर में ज्यादातर यूज किसका है, एसर्शिया कोलाई। क्यों, क्योंकि बेचारी के 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है। अच्छा, नए नए सेल्स बन जाते हैं 20 मिनट में। तो इन्होंने ज्यादातर अपन इसमें एसर्शिया कोलाई का यूज करेंगे, चाहे वो यहाँ पे हो या फिर और कहीं पे मॉलिक्यूलर में। फिर उसके बाद पहले अपन ने इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन में वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरियोफेज ने एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी एक्सपेरिमेंट करते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, जो बैक्टीरियोफेज एसर्शिया कोलाई की मेम्ब्रेन पर रह गए हैं, सेल वॉल पर रह गए, उन्हें झाड़ के हटा दो, ठीक है। लास्ट है सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन में मिक्सी चलाते हैं। आपने कभी वॉशिंग मशीन चलाई होगी, हाँ हाँ चलाई है। तो सेंट्रीफिकेशन में अपन कुछ नहीं, उसको मिक्स करेंगे, और जैसे ही उसे अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, मिक्स करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज है भाई साहब। अरे मतलब वो आप समझ रहे हो, दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा पैलेट, एक मिलेगा सुपरिनेटेंट, हाउ। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है, जब मैंने फॉस्फोरस 32 का यूज किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32, और वो डीएनए में प्रेजेंट होगा या फिर प्रोटीन में, सर डीएनए में प्रेजेंट है क्योंकि वहां पे फॉस्फोरस आता है। जब मैंने फॉस्फोरस 32 का यूज किया तो मुझे पैलेट वाले रीजन में क्या दिखी, रेडियो एक्टिविटी, मतलब चमक दिखी। तो मैंने पैलेट वाले रीजन में देखा। और जब मैंने प्रोटीन वाले से इन्फेक्शन करवाया था तो मुझे सुपरिनेटेंट में चमक दिखी, क्योंकि वहां पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, सल्फर 35 वाले। तो इन्होंने बोला कि जो चीज अंदर जा रही है, जो चीज अंदर इन्फेक्शन कॉज करा रही है बैक्टीरिया के अंदर, वो आपके पास डीएनए है। और डीएनए को पता कैसे किया, फॉस्फोरस 32 लगा के। और वो कहां पे मिला टेस्ट ट्यूब में, नीचे या ऊपर, नीचे वाले रीजन को अपन कहते हैं पैलेट। क्या कहते हैं चीकू, पैलेट। ये तीन साइंटिस्ट को नाम आपको याद रखने हैं। पहले थे अपने फ्रेडरिक ग्रिफ्ट, 1928 में इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात करी। उनके हिसाब से ये अननोन था। उन्होंने बोला कि भाई साहब आर स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है एस्ट्रेन में, क्यों हो रही है वो अपन एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए एवरी मैकलियोड और मैकार्टी, 1933 से 1944 तक इन्होंने काम किया, लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया, क्योंकि उस समय के साइंटिस्ट सोच रहे थे कि प्रोटीन क्या होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल। फिर लास्ट में आपके पास एल्फा डर्सी मार्था चेज आए 1952 में, और इन्होंने निष्पक्ष बिना किसी डाउट के अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। कितनी स्टेप थी, 3। पहली इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, और लास्ट कौन सी थी, सेंट्रीफिकेशन। याद करिए इन्होंने टेस्ट ट्यूब जब लिखी, अगर डीएनए इन्होंने फॉस्फोरस 32 का इस्तेमाल किया, हाउ, तो न्यूक्लियोटाइड में जाएगा और डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। तो इन्फेक्शन जब अगर कराएगा डीएनए जब अंदर जाएगा किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो पैलेट में अपन को क्या दिखेगी, रेडियो एक्टिविटी। क्या दिखेगी चीकू, रेडियो एक्टिविटी। अब एनसीडी अगली चीज जो लिखती है ना कि भाई साहब एक गुड जेनेटिक मटेरियल की क्या खास बात होती है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल की खास बात, मतलब एक गुड, आई एम सो सॉरी, ये गुड जेनेटिक मटेरियल की क्या खास बात होती है। देखो पहली चीज तो वो सिंगल नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो, अगर सिंगल है तो वो हर जगह मुंह मारेगा। हाँ, और तो ऑब्वियसली बात है, पहले आरएनए आया था, लेकिन आरएनए में दिक्कतें बहुत सारी थी। कैसी दिक्कतें, अरे सर बेचारा सिंगल था, आप समझ रहे हो, और उसमें वो सर वो राइबोज शुगर थी। हाँ, राइबोज में सेकंड कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है, और इस कारण से जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा लेबाइल है, हर किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए चली जाती है। अच्छा, और तीसरी चीज जो आरएनए है उसमें थायमिन है या यूरासिल, सर यूरासिल है। तो ये सब रेडियो एक्टिव चीजें होती हैं। अच्छा, और अगर अपन बात करें एक गुड जेनेटिक मटेरियल की, जैसे डीएनए गुड जेनेटिक मटेरियल है, अब जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ेगा हो सकता है आगे कुछ और ऐसा आ जाए जेनेटिक मटेरियल और इससे अच्छा हो, लेकिन अभी तो अपन डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं, अभी अपन इसी युग की बात करें। तो डीएनए में आपके पास मेन चीज क्या होती है, अपनी रेप्लिका बना सकता है, खुद के जैसी दिखने वाली चीजें, रेप्लिका, खुद की स्ट्रेंथ फिर से बना सकता है। और ये बायोकेमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है। हाँ, और धीरे धीरे म्यूटेशन कॉज करता है, ऐसा नहीं एकदम से म्यूटेशन कॉज कर दिया कि अभी तक नॉर्मल बच्चे आ रहे थे अब एकदम से ऊपर से आने लगे बच्चे, आप समझ रहे हो, धीरे धीरे म्यूटेशन कॉज कराएगा। और साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है,
ये एबल टू एक्सप्रेस है मेंडेलियन पैटर्न के हिसाब से, जैसे वो कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स कह रहे थे वो एक्सप्रेस, अगर आपको मेंडल का कुछ याद आ रहा हो, मेंडल ने कहा था जितने भी मेंडल मेरे हिसाब से पैटर्न के हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को वो सब क्या होंगे, स्टेबल। अच्छा, यही सब आपके पास फीचर्स होते हैं एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल के। अब अपन स्टार्ट करते हैं, पता है एनसीईआरटी की सबसे मजेदार चीज जैसे अपन प्यार से कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता है सेमी कंजर्वेटिव। सर ऑब्वियस ही बात है, सेमी कंजर्वेटिव एक स्ट्रैंड पुरानी रहेगी और एक स्ट्रैंड नई बन जाएगी। अब तुम्हें पता है सेमी कंजर्वेटिव है, मुझे पता है, लेकिन उस समय साइंटिस्टों को चुल होती थी, समझ रहे हो, कि हर चीज तुम पहले बताओ। तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई कैसे हम कैसे मान लें। तो जहां पे भी डीएनए की बात होती थी क्रेग भाई साहब आ जाते थे, कि क्रेग भाई साहब आए, उन्होंने बोला देखो भाई साहब ऐसा होता है कि हमने प्रपोज किया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में, हाँ हमने सेंट्रल डॉगमा स्कीम दी, बिल्कुल दी, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में रेप्लिकेट करता है, मतलब कि एक स्ट्रैंड पुरानी रहेगी और एक स्ट्रैंड कैसी बनेगी, नई। अब बात आई कि भाई साहब बताइए तो सही, हम कैसे मान लें बबुआ कि ऐसा होता है। तो उसके लिए भी आपने एक्सपेरिमेंट करे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो अपने पास जो पहला एक्सपेरिमेंट आता है एसर्शिया कोलाई पे किया गया था, और दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिशेल्सन और स्टल, मिशेल्सन और स्टल। 1958 में ये बेचारे दो साइंटिस्ट आ गए नौजवान, इन्होंने बोला कि हम बताएंगे। अब सवाल जो पूछा जाएगा कि भाई साहब प्रोकैरियोट पे किसने किया, मिशेल्सन और स्टल ने। यूकैरियोट पे किसने किया, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था टेलर, क्या नाम था, टेलर। इन्होंने प्लांट लिया विशिया फाबा या फिर फाबा बीन्स, ये भी 1958 में इन्होंने किया था बाय रेडियो एक्टिव, मतलब बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। अच्छा थाइमिन होता है, उसको थाइमिडीन मतलब 1H3 का इस्तेमाल किया था, अच्छा रेडियो एक्टिव का। और इन्होंने मिशेल्सन स्टल ने, सर इन्होंने तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का यूज किया था और हैवी नाइट्रोजन रख दिया था। अच्छा अब कैसे किया सर बताइए तो सही, अरे तो सुनो तो सही भाई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिशेल्सन और स्टल के एक्सपेरिमेंट पे। किस पे किया था सर, एसर्शिया कोलाई, मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। मीडियम क्या लिया था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 है या 15 है। अब देखो इन्होंने किया क्या, नॉर्मल एसर्शिया कोलाई का बैक्टीरिया लिया, हाउसल लिया। नॉर्मल एसर्शिया कोलाई के बैक्टीरिया में क्या नाइट्रोजन नॉर्मल रहेगा 14, हाँ सर रहेगा। इसको इन्होंने मीडियम प्रोवाइड कर दिया NH4Cl और इसमें नाइट्रोजन कैसा है 15, कैसा है चीकू 15। अब तुम बुद्धि का उपयोग करना, एक एसर्शिया कोलाई ऐसी, मतलब एसर्शिया कोलाई जो नॉर्मली थी, क्या उसमें N14 वाली स्ट्रेंथ थी या नहीं थी, हाँ सर थी नॉर्मल वाली। हमने मीडियम में क्या रख दिया N15, क्या रख दिया चीकू N15। अगर मैंने N15 मीडियम में रखा तो नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड में जाएगा या नहीं जाएगा, सर जाएगा। तो एक तो 14 वाली पुरानी थी, अगली जो बनेगी वो कौन सी बन जाएगी 15 वाली, कौन सी बन जाएगी 15 वाली। अब इसके बेसिस पे तीन तरीके के डीएनए होते हैं, एक होता है लाइट डीएनए, एक होता है हैवी डीएनए और एक होता है हाइब्रिड डीएनए। मतलब सर देखो लाइट डीएनए जिसपे नाइट्रोजन कौन सा है 14, हैवी डीएनए मतलब इसके दोनों स्ट्रैंड पे कौन है N15, और हाइब्रिड का मतलब क्या है, एक डीएनए है N14 और एक डीएनए N15। अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया, वो टेस्ट ट्यूब ऐसी तिरछी बनाई है, अगर आपने देखा हो, हाँ सर देखा, वो सेंट्रीफिकेशन आप लोग कराओगे, सेंट्रीफिकेशन के बाद तीन तरीके के डीएनए के बैंड्स दिखेंगे, लाइट बैंड्स, हैवी बैंड और हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड बैंड्स दिखेंगे डीएनए के। अब सवाल पूछा जाएगा ये जो डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन होती है वो अपन किससे यूज, किसको यूज करते हैं, तो याद रखिएगा सीजियम क्लोराइड को अपन यूज करते हैं, डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन करते हैं और सेपरेट करते हैं डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैंड्स। अच्छा लाइट बैंड, डार्क बैंड, डार्क कह रहा हूँ, हैवी बैंड्स और हाइब्रिड बैंड्स, ठीक है। अब बात समझ में नहीं आई सर, देखो इन्होंने मतलब एसर्शिया कोलाई लिया, हाँ सर बिल्कुल लिया, इन्होंने एसर्शिया कोलाई को N15 कर दिया, कैसा कर दिया N15, मतलब दोनों स्ट्रैंड कैसी हो गई N15, ये उन्होंने किया है, हेलो ये दोनों स्ट्रैंड्स को इन्होंने क्या किया N15। अब मीडियम प्रोवाइड किया अमोनियम क्लोराइड का, इसमें नाइट्रोजन रख दिया नॉर्मल 14, और एसर्शिया कोलाई कितने मिनट में डिवाइड कर जाती है 20 मिनट में, मतलब एक का दो कितने मिनट में हो जाएगा 20 मिनट में। अब पुरानी स्ट्रैंड जो N15 वाली है क्या वो आएगी, हाँ नई स्ट्रैंड कौन सी आएगी N14। तो ये हाइब्रिड बना या नॉर्मल बना, सर हाइब्रिड बन गए, दोनों ही कैसे बन गए हाइब्रिड। फिर इसको फिर डिवाइड कराओगे तो 2 से 4 होंगे, हाँ सर 4 होंगे, तो फिर आपके पास 50% हाइब्रिड 50% लाइट बन जाएंगे। फिर जब तुम डिवाइड इसको कराओगे, मतलब हाँ फिर डिवाइड कराओगे तो आपके पास 8 पॉपुलेशन बनेगी एसर्शिया कोलाई की, हाँ मतलब 8 नंबर पे 8 टोटल एसर्शिया कोलाई बनेगी, जिसमें 25% कैसी आएंगी हाइब्रिड और 75% कैसी आएंगी लाइट। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे चलता चला जाएगा। अच्छा इसके आपसे सवाल भी पूछ दिए जाते हैं कि आपके पास एसर्शिया कोलाई है N15 वाली, उसको मीडियम प्रोवाइड कर दिया N14, तो आपके पास इसको 2 जनरेशन में आपने डिवाइड किया तो क्या परसेंटेज आएगा हाइब्रिड और लाइट का, तो 50% हाइब्रिड और 50% लाइट। इसको आप देख भी सकते हो, आपने किया भी होगा, आपके टीचर्स ने कराया भी होगा। अब कुछ अगर कंसेप्ट की मैं बात करूं डीएनए रेप्लिकेशन की, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गए, हाँ एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ कंसेप्ट्स आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए रेप्लिकेशन,
डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है सर? उसकी कॉपी बनाना। हाँ सर, उसकी कॉपी बनाना। अब भाई साहब बात आती है प्रोकैरियोट्स में क्या डीएनए रेप्लिकेशन होता है सर? बिल्कुल होता है। एस फेज में होता है? नहीं नहीं सर, एस फेज में नहीं होता, प्रायर टू फिजन होता है। फिजन होने के जस्ट पहले कौन हो जाता है डीएनए डबल? किस में? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? सर प्रोकैरियोट। अच्छा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है साइटोप्लाज्म में? सर साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, लेस डेवलप। अच्छा, अपनी बॉडी में सर न्यूक्लियस में है। अच्छा, न्यूक्लियस में मतलब डीएनए है? हाँ है सर, बिल्कुल है। वहीं पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा। किस फेज में करता है सर? एस फेज में करता है। अच्छा, क्या और भी कुछ ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर डीएनए होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है। आपने उसका नाम सुना, माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ सर। आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना है? उनके अंदर भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा? बिल्कुल होगा यार। अच्छा अच्छा, अब मेरी एक मिनट एक चीज और सुनो। जैसे तुम्हारी बॉडी में 2.2 मीटर डीएनए होता है सर, बॉडी में एक सेल में, ओ आई एम सो सॉरी, आपकी एक सेल में 2.2 मीटर डीएनए होता है। क्या पूरे डीएनए को एक बार में खोल के रेप्लिकेट कर दोगे? नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो? सेल इतनी सी है, पहले तो तुमने 2.2 मीटर डीएनए इतना उसमें फंसा के रखा है, और तुमने अगर इकट्ठा ही खोल दिया 2.2 मीटर डीएनए, तो सेल बेचारी, तुम समझो यार, सेल को बुरा नहीं लग जाएगा? हाँ, सेल फट नहीं जाएगी? तो ऐसी कंडीशन में एक कंसेप्ट आता है जिसे अपन प्यार से कहते हैं रेप्लिकॉन। क्या कहते हैं चीकू? रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन कुछ नहीं होता, एक स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का, जहां पे अपन लोग डीएनए रेप्लिकेशन को कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, डीएनए पे पूरी मतलब पूरे डीएनए पे आपके पास जीन्स होती हैं। हाँ, अब मैं चाहता हूं, मैंने जैसे ही खाना खाया, मेरे फूड स्टमक में गया, तो स्टमक में प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन आता है? बिल्कुल आता है सर। तो पेप्सिन वाली मुझे अगर एंजाइम बनानी है, तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कौन प्रेजेंट होगा? पेप्सिन वाली एंजाइम। हाँ, उसे अपन रेप्लिकॉन कर रहे हैं, तो इस रेप्लिकॉन को मैं जगाऊंगा। अच्छा, इस रेप्लिकॉन को मैं जैसे ही जगाऊंगा, वो जीन ट्रांसक्रिप्शन कर जाएगी और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देगी। और याद रखिए, एवरी प्रोटीन इज एंजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम। अब जितने भी यूकैरियोट होते हैं, इनके डीएनए में बहुत सारे रेप्लिकॉन होते हैं। अच्छा, इनके डीएनए में बहुत खूब सारे क्या होंगे? रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन कुछ नहीं है, रेप्लिकॉन, रेप्लिकॉन मतलब जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जिस 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 स्पेसिफिक सीक्वेंस का मुझे क्या कराना, रेप्लिकेशन। या फिर हाँ, और इसके सेंटर में, रेप्लिकॉन के सेंटर में आपके पास एक साइट होती है जिसे बोलते हैं अपन ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, और ये मेंटेन करती है कॉपी नंबर को। ये सर कॉपी नंबर क्या होता है? अब कितनी बार डिवाइड करना है डीएनए को, ये स्पेसिफिकली आप पढ़ते हो बायोटेक में। कहां पढ़ते हो? ओरी साइट, बायोटेक। लेकिन याद रखिएगा कि रेप्लिकॉन में एक होती है ओरी साइट, हाउ सर, और रेप्लिकॉन में दो। अब जब ये रेप्लिकॉन स्टार्ट होगा, तो आपके पास रेप्लिकेटिंग फॉर्क बनेंगे, और जहां पे रेप्लिकेशन खत्म होता है उसे अपन कहते हैं टर्मिनस। कौन सा पॉइंट कहते हैं? टर्मिनस। तो मैंने बोला क्या, यूकैरियोट में डीएनए है? हाँ सर, डीएनए बहुत बड़ा 2.2 मीटर डीएनए। हाँ, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? रेप्लिकॉन। बहुत सारे रेप्लिकॉन है, और एक रेप्लिकॉन में एक होती है ओरी साइट, दो होते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क, और दो क्या बनते हैं आपके पास? टर्मिनस। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बोलो, यूकैरियोट डीएनए है, हाँ, बहुत सारे क्या होंगे? रेप्लिकॉन। एक रेप्लिकॉन में ओरी साइट कितनी है? एक। टर्मिनस कितने हैं? दो। रेप्लिकेटिंग फॉर्क कितने हैं? दो। जब भी मुझे डीएनए रेप्लिकेशन की स्टडी करनी है, तो मैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क में करूंगा। अच्छा, अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन पहली बार, डीएनए डबल स्ट्रैंड या सिंगल? सर डबल। तो दोनों स्ट्रैंड को मुझे पहले अलग अलग मतलब अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, तो अलग अलग करने के लिए अपन बोलते हैं ओपनिंग ऑफ डीएनए, या फिर अनविंडीनेस। तुम ऐसे समझना, जो जिप होती है ना, हाँ हाँ सर, जिप को जब अपन खोलते हैं, तो क्या दोनों जो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं? सर ये समझे नहीं सर, जिप में डीएनए कहाँ से होता है? अरे यार, जो दोनों, अब वो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, जो आपकी वो दोनों बद्दियां हैं, अब जो तुम समझ जाओ मैं क्या मतलब, तुम समझ रहे हो ना? तो जो जैसे ही आप लोग वो जिप खोलोगे पेंट की, तो दोनों जो आपके पास वो स्ट्रैंड्स हैं क्या अलग अलग हो जाती हैं? पेंट के दोनों हिस्से अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, वैसे ही अपन डीएनए में करते हैं। डीएनए कोइल्ड कंडीशन में रहता है, अपन धीरे से उसकी जिप खोलेंगे, और जिप खोलने के लिए एक एंजाइम आती है, इसको बोलते हैं हेलिकेस। कौन सी एंजाइम? हेलिकेस। मैं बताऊंगा हेलिकेस, एच से हेलिकेस, एच से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो आपके पास नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ना स्टार्ट कर देती है। मतलब इसने क्या कर दिया? अनविंडीनेस या अनजिपिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब एक और दिक्कत होती है, हमारा डीएनए बहुत अच्छा होता है सर। कैसे? मतलब आप जैसे ही इसको तोड़ोगे, ये फिर से जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब जैसे ही आपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करे, हाइड्रोजन बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, अपने आप फिर से बन सकते हैं। तो हम लोग एक एसएसबीपी का यूज करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि ये उतने जब तक अपन को डीएनए रेप्लिकेशन करना है, तब तक दोनों स्ट्रैंड को दूर दूर रखे, पास पास लेके ना आए। अच्छा, मतलब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने ना दे। फिर एक और चीज आती है सर, हमारा डीएनए कोइल्ड कंडीशन में रहता है। हाँ, तो जैसे जैसे आप लोग खोलोगे जिप, मतलब अनजिपिंग करोगे हेलिकेस के थ्रू, तो वहां पे सर गठान बन सकती है, टेंशन आ सकती है। तो टेंशन को कम करने के लिए अपने पास एंजाइम होती है टोपो आइसोमरेज। कौन सी आइसोमरेज? टोपो आइसोमरेज। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है, हाँ सर, उसमें मेन जो एंजाइम होती है उसे अपन कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। फिर से बोलो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद रखिएगा, जितने भी पॉलीमरेज होते हैं वो 5 से 3 या 3 से 5? हाँ सर, 5 से 3। और इसमें प्राइमर की आवश्यकता होती है या नहीं होती? होती है सर, बिल्कुल होती है।
अब मेन एंजाइम का नाम क्या है चीकू? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब तुम थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि आपके पास है डीएनए। हाउ सर? पूरी सेल में डीएनए फैला हुआ है, 2.2 मीटर है। तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अपनी बॉडी, अबे मन की आंखों से देखो, थोड़ा सा मुस्कुराओ और मन में डायग्राम बनाओ बे। आपको सेल दिख रही होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्रोमेटिन, हाईली कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम दिख रहे होंगे। हम लोग अभी डीकंडेंस करेंगे उसे ताकि आपके पास डीएनए दिखे। आपने डीएनए में एक रेप्लिकॉन को देखा, हाउ? उसने आपको देखा। रेप्लिकॉन के अंदर आपने एक साइट देखी जिसे अपन कहते हैं ओरी साइट। हाउ सर? ओरी साइट से कौन स्टार्ट होगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए पहले एंजाइम कौन सा आएगा? H से हाइड्रोजन बॉन्ड और S से कौन से एंजाइम है? हेलिकेस। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। हाउ सर? ये फिर से जुड़ सकते हैं? हाँ सर। तो अपन ने SSBP लगा दिया। फिर टेंशन आई होगी, टेंशन को कम करने के लिए कौन लगा दिया? टोपोआइसोमरेज। अब दो स्ट्रैंड्स अलग अलग तुम्हें दिख रही हैं, एक होगी 3 से 5, हाँ, और एक होगी 5 से 3। तो याद रखना 3 से 5 को अपन देखेंगे, वहां पे पहला प्राइमर लगाएंगे, आरएनए प्राइमर, और ये जो स्ट्रैंड बनेगी उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड चीकू? लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बनेगी, मतलब कंटिन्यूअसली मतलब पूरे दिन नहीं बनेगी, कंटिन्यूअस एक्शन में बनेगी, बीच में कोई रुकावटें नहीं आएंगी। और जितनी भी पॉलीमरेज है 5 से 3 या 3 से 5, सर 5 से 3 कंप्लीट, मतलब वो कंटिन्यूअस एक्शन करेंगे। तो यहाँ वाली स्ट्रैंड को अपन कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। अब दूसरी वाली जो स्ट्रैंड होगी वहां पे बार बार प्राइमर्स आएंगे, हाँ सर, और बार बार आपके पास मतलब वही डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा। तो वहां पे चले छुटमुट टाइप के क्या बनते हैं? फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स को अपन कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इस स्ट्रैंड को अपन कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं अपन? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक, उसके कंपेयर में तो डिसकंटिन्यूअस है ना। अच्छा, अब ये मैंने बार बार आपसे बोल रहा हूं, कभी भी पूरे डीएनए को इकट्ठा नहीं तोलना है, पूरा डीएनए इकट्ठा नहीं खुल सकता, आप समझ रहे हो? तो हम एक स्पेसिफिक किसको खोलते हैं? रेप्लिकॉन को। अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं जो आपसे पूछी जाएगी, ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, हाँ सर, लीडिंग स्ट्रैंड की मैं बात कर रहा हूँ रेप्लिकेटिंग फॉर्क में। लीडिंग स्ट्रैंड में ओरिजिन से अपन लोग हमेशा मतलब ऑलवेज फ्रॉम दी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और किसकी तरफ जाएगा? रेप्लिकेटिंग फॉर्क की तरफ। और अगर मैं लैगिंग स्ट्रैंड की बात करूंगा तो ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेटिंग फॉर्क एंड टुवर्ड्स दी ओरिजिन, मतलब रेप्लिकेटिंग फॉर्क से दूर और किसके तरफ जाना स्टार्ट कर देगा? ओरिजिन। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। बिल्कुल सर। अब हमें प्राइमर की आवश्यकता होती है डीएनए रेप्लिकेशन में? बिल्कुल होती है। किसमें बार बार प्राइमर चाहिए? लीडिंग में या लैगिंग में? सर लैगिंग में। अच्छा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ बनते हैं? लीडिंग पे या लैगिंग पे? सर लैगिंग पे। और अब आप खुद सोचिए, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने हैं, इनको जोड़ने के लिए कौन चाहिए? लाइगेस। कौन चाहिए? लाइगेस। सवाल पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सील्स द दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स, जिन्हें अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो सील करने के लिए कौन आता है चीकू? लाइगेस। और गैप को फिल करने के लिए कौन आएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन आएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब यहां से स्टेटमेंट्स आती हैं कि भाई साहब डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ क्या फीचर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पहली चीज, स्पीड, वेरी हाई स्पीड में चलेगा। हाँ सर बिल्कुल। एसर्शिया कोलाई में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। वैसे अपन 20 मिनट क्यों कहते हैं कि भैया अरे 18 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सेल डिवाइड भी तो करेगी। हाँ, उसमें 2000 बेस पेयर पर सेकंड आते रहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के समय। और इसमें एक्यूरेसी होती है कि प्रूफ रीडिंग मतलब क्या? अरे बहुत कम चांसेस होते हैं मिस्टेक के। अच्छा, और ये सेमी कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव? सर सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या? ओल्ड स्ट्रैंड, एक पुरानी और एक नई वाली, हाँ नई स्ट्रैंड। फिर सेमी डिसकंटिन्यूअस को कहते हैं? सर देखो, एक बनती कंटिन्यूअस और दूसरी बनती है डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस वाले के अपन देखें तो एक सेमी डिसकंटिन्यूअस हुआ, मतलब एक तो डायरेक्ट बन गई और एक बनी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के हिसाब से। ठीक है। और लोकेशन आप जानते हो, यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। इतना तो समझते हो ना मेरे भाई? हाँ। और इंपॉर्टेंट चीज, जो सबस्ट्रेट होती है, मतलब वो एनर्जी जो प्रोवाइड करेगी डीएनए रेप्लिकेशन में, वो कौन होती है? डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हमें न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कितने फॉस्फेट चाहिए? एक। जो 2 फॉस्फेट बचते हैं उसको अपन लोग किसकी तरह यूज करते हैं? एनर्जी। ये याद रखना मेरे भाई। अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं जहां अपन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग की बात करेंगे, और फिर जो छोटे मोटे टाइप की चीजें जो हैं उन्हें खत्म कर देंगे। चलो मस्ती से पढ़ो। लव यू ऑल, बाय बाय।